गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज यहाँ लाइव आने का मकसद आप तमाम लोगों के साथ कुछ जानकारियाँ साझा करना है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको जानने में आप लोगों को दिलचस्पी है, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं बताना चाहता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं और जिनका जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं तमाम बातों के लिए आज इस समय आप लोगों के साथ लाइव जुड़ना था। उम्मीद करता हूं कि आज जितनी भी जानकारियां साझा करेंगे किसी हद तक कहीं ना कहीं सबके लिए फ्रूटफुल होंगी, उनकी जानकारी में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगी और आने वाले समय में शायद इस बात का एहसास भी कराएंगी कि जो आज उन्होंने जाना, जो आज उन्होंने समझा, वो किस हद तक और कितना ज़रूरी था। एक रिक्वेस्ट मैं और भी करना चाहूँगा मेरे ऐसे तमाम साथियों से जो इस लाइव चैट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को साथ साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं तमाम ऐसे ग्रुप्स में जहाँ खासकर हरियाणा के फिजियोथेरेपी चिकित्सक मौजूद हैं, हरियाणा फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, हरियाणा फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए फिजियोथेरेपी के छात्र मौजूद हैं। शेयर आप कहीं भी कर सकते हैं, बट आज का जो मुद्दा है इसका पूरा फोकस कहीं ना कहीं हरियाणा फिजियोथेरेपी से और हरियाणा फिजियोथेरेपी काउंसिल से जुड़ा हुआ है। आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ये बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है कि बहुत सालों से फिजियोथेरेपी काउंसिल की डिमांड को लेके हम तमाम लोग मिलकर एक संघर्ष करते रहे। उस संघर्ष के बहुत सारे रूप रहे। कई बार वो सड़कों तक पहुंचा, कई बार वो पत्राचार के माध्यम से, कई बार विधानसभा के घेराव से, कई बार रिप्रेजेंटेशंस थे, जो बहुत सारे आईएएस अधिकारी रहे उनसे समय समय पर मिलना हुआ। तमाम जानकारियां सुरक्षित हैं हमारे पास। उसके बाद मार्च 2020 विधानसभा सत्र, मानसून का सत्र था, हमें फिजियोथेरेपी काउंसिल मिली। उस वक्त भी इस चीज़ को लेके बड़ा जोर दिया गया था कि फिजियोथेरेपी काउंसिल होना वाकई अच्छी बात है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक काउंसिल चाहते थे जिसमें चुनाव प्रक्रिया से हम अपने लोगों को चुन सकें। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने डेमोक्रेसी नहीं दी, नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या ज़्यादा दी, जिसको लेके भी हमने अपने ऑब्जेक्शंस सरकार के समक्ष रखे, अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार को दिया। सरकार ने कहीं ना कहीं उसको अनसुना कर दिया, अब कहा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि उस फॉर्मेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब से भी मिले थे, लेकिन कोई बदलाव उस वक्त नहीं हो पाया। फिर भी मौजूदा काउंसिल को हमने सिर माथे पे रखा, स्वीकार ये किया कि बहुत अच्छा वो हमारे लिए करेगी। ऐसे सपनों के साथ हमने एक जुड़ाव वहाँ महसूस किया। उसके बाद उसमें रजिस्ट्रार अपॉइंट हुए। माननीय जो रजिस्ट्रार वहाँ अपॉइंट हुए, हमने उन्हें भी बधाई दी। तमाम लोगों ने, हरियाणा भर के फिजियोथेरेपिस्टों ने खुशी जाहिर की कि उनका कोई अपना साथी, अपना एक सदस्य काउंसिल में रजिस्ट्रार के तौर पर नियुक्त हो चुका है। और अब शायद फिजियोथेरेपी काउंसिल से लोगों का भला होगा, फिजियोथेरेपी काउंसिल से जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। ये उम्मीदें थी, अभी भी हैं और शायद भविष्य में भी रहेंगी। इसी कड़ी में एक समय ऐसा आया जब 13 जनवरी 2021 पहली फॉर्मल मीटिंग के लिए हमें इनवाइट किया गया, जिसमें तमाम हरियाणा के फिजियोथेरेपी कॉलेजों के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ बुलाया गया। मीटिंग्स में हम तमाम लोग शामिल हुए। मीटिंग्स में जब हम वहाँ पहुँचे तो एजेंडे के तौर पर हमें एक पेपर दिया गया, एक फ़ाइल के अंदर जो लगा हुआ था। उस पेपर में कुछ डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, मेरे पास यहाँ फ़ाइल है। उसमें प्रपोज्ड फ़ी स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, प्रपोज्ड फ़ी स्ट्रक्चर, बट प्रपोज्ड वर्ड का कहीं इस्तेमाल किया नहीं गया था। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी पंचकुला हरियाणा फ़ी स्ट्रक्चर, सीधा बस इतना ही लिखा हुआ था। इस फ़ी स्ट्रक्चर की कॉपी पहले भी मैं ग्रुप्स में शेयर कर चुका हूँ, किसी साथी को चाहिए मैं फिर से दे दूँगा। और इसमें रखा गया था फ़ी स्ट्रक्चर के BPT 5000, MPT 5000, PhD 5000
उसके अलावा कुछ और फीस चार्जेस भी थे, जिसमें फॉरेन कन्फर्मेशन और ट्रांसक्रिप्ट फीस 6000, गुड स्टैंडिंग फीस 5000, एनओसी फॉर ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन 3000, एनओसी फी फॉर हायर स्टडीज 2000, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट फीस 1000, रिन्यूअल चार्जेस आफ्टर 5 ईयर 2000। उसके अलावा ये तो वो चार्जेस हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट को बियर करने हैं। उसके अलावा एफिलिएशन एंड इंस्पेक्शन फीस पर ईयर पर कोर्स, इसके नाम से बीपीटी 1 लाख पर ईयर, एमपीटी 1 लाख पर ईयर, पीएचडी 1.25 लाख पर ईयर। और उसके बाद ये कैसे पे करना है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, वो मेंशन था। इसके अलावा कुछ भी इस डॉक्यूमेंट पे और दूसरी कोई चीज़ नहीं थी। मीटिंग के दौरान काउंसिल का इंट्रोडक्शन दिया गया, बताया गया कि कितने लोग नॉमिनेटेड हैं, कितना क्या स्ट्रक्चर है। अमनीत पी कुमार जो कि उस टाइम मौजूदा अधिकारी थी, आईएएस अधिकारी डीजीएमईआर, वो बतौर प्रेसिडेंट इस मीटिंग में शामिल रही। जब ये फीस रखी गई थी चर्चा के लिए, तो उस पर ऑब्जेक्शंस की बारी आई। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन मेरी तरफ से उठाया गया था। मैंने ये बात रखी थी कि काउंसिल का जो गठन है, काउंसिल के जो संकल्प की जो परिकल्पना हम लोगों ने की है, उसका मकसद ये है कि काउंसिल फिजियोथेरेपिस्टों का भला करे। लेकिन मौजूदा फीस स्ट्रक्चर को देख के नहीं लगता है कि काउंसिल किसी भी सूरत में भला करने की नीयत रखते हुए काम कर रही है। पहली ही मीटिंग में सिर्फ किसी भी बिना बड़े डिस्कशन के, बिना पॉलिसी फ्रेमवर्क के सीधा फीस स्ट्रक्चर हम लोगों को दिया जाना, और उसमें भी इतना हैवी फीस स्ट्रक्चर कि 3.25 लाख रुपए अगर एक कॉलेज से लिए जाएंगे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका खर्च जो है वो बच्चों पर आएगा जो कि हमारे फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, या फिर ऐसे कुछ छोटे डिपार्टमेंट्स जहां स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली ऐसे डिपार्टमेंट को शट डाउन करने की दिशा में कार्य करेंगी। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे डिपार्टमेंट रन नहीं करेंगी, क्योंकि उनको लैब है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस रखना है, फैकल्टी को सैलरी पे करना है, और साथ ही साथ 3.25 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम हर साल काउंसिल को भी देनी है। इसको लेके ऑब्जेक्शन रेज किए गए। पहला ऑब्जेक्शन मेरी तरफ से था। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन डॉक्टर हिमांशु शेखर हैं, TDTR DAV यमुनानगर से, उन्होंने भी रेज किया। उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ ये फीस ज़्यादा है। उसके बाद जो अधिकारी थी, IAS अधिकारी, उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं, वो किसी और मीटिंग में जाएंगी, तो आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड करें, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट यूर प्रोफेशन। बट अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद कुछ भी पर्पसफुल डिस्कशन ज़्यादा नहीं हुआ। जितना भी हुआ उसमें इतना एक नट शेल बात जो निकल के आई वो ये थी कि इस पे जिस लोग बंदे को भी ऑब्जेक्शन है, जिस भी फैकल्टी को यहाँ ऑब्जेक्शन है, जिस भी HOD को ऑब्जेक्शन है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है, वो अपना ग्रीवेंस भेज सकता है। रजिस्ट्रार साहब जो हैं हमारी काउंसिल की फ़िलहाल, उन्होंने अपनी मेल ID हमें दी और कहा कि इस पे आप अपने ग्रीवेंस भेज सकते हैं। वहाँ से आते ही बहुत सारे अलग अलग कॉलेजों के साथियों ने अपने ग्रीवेंस भेजे। ग्रीवेंस में हमने भी भेजा, बाकायदा HCAP की तरफ से हमने कुछ ग्रीवेंस भेजे, क्योंकि HCAP की तरफ से जब हम बात करते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फीस नहीं रह जाता। हमारा मकसद ये जो फीस BPT, MPT और PhD होल्डर्स से ली जाएगी, या जो ये बाकी NOCs हैं, इन सब के लिए ली जाएगी, तो इस पर भी हमारा कुछ स्टैंड था। उस स्टैंड के चलते हमने गवर्नमेंट को ये कहा, ये रिक्वेस्ट की कि जो ये किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सही नहीं है, कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस में कटौती की जाए, क्योंकि जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साथी BPT डिग्री लेकर प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनके पास एकदम से शायद इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा। आने वाले समय में इसको रिवाइज किया जा सकता है, बट इनिशियल लेवल एट दिस स्टेज, प्राइमरी स्टेज, हमें चाहिए कि हम इस फीस को थोड़ा सा कम रखें। तो कुछ सजेशन हमने भी भेजे थे। उसके अलावा एक चीज़ और भी है, इसमें एक वर्ड है कि NOC फी फॉर हायर स्टडीज़। इसको लेके हमारा HCAP की तरफ से एक क्लियर स्टैंड था कि फर्दर एजुकेशन सबका राइट है। एक तरफ से नई एजुकेशन पॉलिसी जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई है, वो कहती है कि आप अपनी एजुकेशन को किसी भी स्टेज में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको आगे पढ़ने के लिए NOC की ज़रूरत होना ये कहाँ तक जायज़ है, और ना सिर्फ ज़रूरत होना बल्कि उसके लिए आपसे पैसा लिया जाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही सही नहीं है।
2,000 रुपये यहाँ रखा गया है। अब 2,000 रुपये एनओसी, आप पहले चंडीगढ़ जाएंगे, एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर एनओसी आपको मिलेगी, फिर आप आगे चल के एडमिशन लेंगे, उसके लिए आपको पैसा भी पे करना है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। और जो एफिलिएशन फीस के नाम पे कॉलेजों से फीस ली जा रही है वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट वो हमें ही बियर करनी है, हमारे ही लोगों को बियर करनी है। अगर डिपार्टमेंट शट डाउन हुए तो फिजियोथेरेपिस्टों की जॉब जाएगी डेफिनेटली, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस कॉस्ट को बियर करने के लिए मैनेजमेंट्स जो हैं उन सीटों की फीस बढ़ाएंगी, डेफिनेटली फीस रेज की जाएगी। अगर वो फीस रेज की गई तो वो अननेसेसरी बियर करना पड़ेगा स्टूडेंट को जो कि फिजियोथेरेपी करना चाहता है। आज के दिन हरियाणा में फिजियोथेरेपिस्ट इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, ये हम सबको पता है। दूसरी बड़ी बात, हरियाणा में फिजियोथेरेपी कॉलेजों के अंदर आज भी सीटें खाली रह जाती हैं, फिजियोथेरेपी में एडमिशन बहुत कम होते हैं। ऐसे हालात में कहीं ना कहीं ये ज़रूरत थी कि फिजियोथेरेपी कॉलेजों को सपोर्ट किया जाता, फिजियोथेरेपी एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता काउंसिल के द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिजियोथेरेपी कोर्स से जुड़ पाते, फिजियोथेरेपी में अपना कैरियर तलाशते, अपना बेहतर भविष्य बनाते। लेकिन क्या ये पॉलिसी, मौजूदा पॉलिसी, क्या ये फेवरेबल है? क्योंकि यहाँ तो एनओसी के नाम पर भी आपसे पैसा लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ें, ये सिर्फ हरियाणा स्टेट में रूल करेगी काउंसिल, ये तो हम सबको ही पता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक ये भी निकल कर आएगा आने वाले समय में कि यहाँ फीस ज़्यादा होगी, पेपर वर्क ज़्यादा होगा एनओसी के नाम से, एडमिशन्स के नाम से। तो कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी आ सकता है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कि कुछ लोग इस स्टेट की बजाय आउटर स्टेट से फिजियोथेरेपी की डिग्री परसू करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्टेट के लिए, स्टेट की वेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा, एजुकेशन के सब स्टैंडर्ड्स जो एडजॉइनिंग स्टेट में शायद कहीं ना कहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे, उनमें भी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे तमाम मन में शंकाएं, मन में सवाल उठ रहे थे, सजेशंस, ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे, हमने भेज दिए, इस उम्मीद के साथ कि फिर से कोई मीटिंग होगी, फिर से इन सजेशंस पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ा ही दुखद, मैं कहूँगा, एक वाकया हुआ। और वाकया क्या हुआ कि हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग भेजे गए। इस मीटिंग के मेरे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग यहाँ रखे हैं, और मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये बात कही गई, क्योंकि जिस मीटिंग का एजेंडा ही ये था कि सिर्फ हम डिस्कशन के लिए इकट्ठे हो रहे थे, जस्ट फॉर टू अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट फिजियोथेरेपी काउंसिल। लेकिन उस मीटिंग का जब मिनट्स हमें भेजा गया, उसमें सभी लोगों के नाम थे बाकायदा, मेरा भी नाम है क्योंकि मैं मीटिंग में शामिल रहा, और भी बहुत सारे साथियों के नाम हैं। बट लास्ट में कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। श्रीमती अमनीत पी कुमार, IAS, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हरियाणा, welcomed all the participants of the meeting. After detailed deliberation on the agenda items, the following decisions were unanimously taken. यानी कि शुद्ध और शाब्दिक अर्थों में इसका मतलब है कि सर्वसम्मति से ये तमाम फीस स्ट्रक्चर पास कर दिए गए। जबकि साथियों, मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है कुछ मेरे साथियों को मेरी बात बुरी लगे क्योंकि मैं मीटिंग में मौजूद था, और मैं अब इसका बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसका विरोध कर रहा हूँ। मुझे कुछ साथियों ने यह भी कहा कि आने वाले समय में काउंसिल आपको नॉमिनेट तक नहीं करेगी अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे। तो मैं यहाँ साफ कहना चाहता हूँ, काउंसिल मुझे एज ए मेंबर नॉमिनेट करेगी कि नहीं करेगी, इससे कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बतौर एक एसोसिएशन प्रेसिडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्रोफेशन के फेवर की बात हो वो हम करें, चाहे वो मंच कोई भी हो। और अभी भी हम लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने की चेष्टा कर रहे हैं। मुझे बड़े ही हैरानी हुई कि ये मीटिंग में इस तरह का कोई एजेंडा पास ही नहीं हुआ था, और बाद में हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग में भेजा गया कि ये एजेंडा पास हो गया है और सर्वसम्मति से पास हो गया है। तो बड़ा विचित्र है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। बाकायदा साइन डॉक्यूमेंट है, एक IAS अधिकारी के सिग्नेचर हैं इस पर, हमारी रजिस्ट्रार के भी इस पर सिग्नेचर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वसम्मति से ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं गया था, सिर्फ डिस्कशन किए गए थे और बाकायदा टाइम दिया गया था ऑब्जेक्शन भेजने के लिए।
तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या हमें दूसरी मीटिंग का वेट नहीं करना चाहिए था? इतनी जल्दबाजी किस लिए ही हो रही है? सिर्फ इसलिए कि सिर्फ पैसा चाहिए काउंसिल को, सिर्फ पैसे के लिए काम करेगी? हम मानते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा काउंसिल को, बिना पैसे के काउंसिल कभी काम ही नहीं कर पाएगी। लेकिन किस कॉस्ट पर? उस मीटिंग में मैंने एक पॉइंट और भी रखा था कि बतौर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हम सारे लोग यहां मौजूद हैं, पर स्टेट में एकेडमिशियंस की संख्या कम है, क्लिनिशियंस की संख्या ज्यादा है। तो क्यों ना एक ऐसी मीटिंग भी कॉल की जाए, कुछ ओपन इनविटेशन सजेशन हमारे क्लिनिशियन जो साथी हैं उनसे भी क्यों ना लिए जाएं, ताकि वो भी कुछ बताएं इस फीस के बारे में, उनको सही लग रही है, गलत लग रही है, इसमें क्या सुधार हो सकता है, किसको कैसे हम इस काउंसिल को और बेटर और इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग के बाद यूनिवर्सली का ठप्पा लगा दिया गया। मैंने फिर से रजिस्ट्रार साहब जो हमारे हैं उनको अपना ग्रीवेंस भेजा। मैंने लिखा उनको मेल के थ्रू कि इट्स नॉट अ राइट वे। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्सली ये डिसीजन हुआ, बिकॉज आई वॉज देयर, मैं वहां मौजूद था, और ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। एट लास्ट सिर्फ इतना हुआ था कि आप अपने सजेशन भेजें, हम उस पर कंसिडरेशन देखेंगे, उस पर जो भी होगा डिस्कशन करेंगे। लेकिन कैसा डिस्कशन? कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर से एक मीटिंग का नोटिस हमें मिला था, जो कि कल 25 तारीख को रखी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो किन्हीं भी सर्कमस्टांस के चलते कैंसिल हो गई है। मैसेज आ चुका है कि वो मीटिंग आगे पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन इसी बीच इस सब घटनाक्रम में अभी तो सजेशंस का दौर चल ही रहा था कि अखबार में भी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, 31 मार्च तक का समय है, नहीं तो उसके बाद फाइन होगा। फाइन ऐसा होगा कि 50 दिन में इतना % है, 100 दिन में इतना % है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। वो स्पेसिफाई अभी मैं ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसको सारा किया जाए, फिर भी कुछ साथी अगर जानना चाहेंगे तो मुझे पर्सनली किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि जो मेंशन है वो शेयर किया जा सकता है। तो पेपर में नोटिफिकेशन हो गया, इसका मतलब साफ सा है कि जितने भी सजेशंस भेजे गए, चाहे वो किसी ने भी भेजे, इंडिविजुअल या एसोसिएशन या कॉलेजेस, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। एक मिनट का कंसिडरेशन करने के लिए भी शायद किसी ने वहाँ फुर्सत नहीं निकाली, और सिर्फ और एक ही एजेंडा रखा गया कि बजट बढ़ाया जाए, काउंसिल में पैसा लाया जाए एट एनी कॉस्ट। मैं कह सकता हूँ यहाँ साफ साफ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे फिजियोथेरेपिस्टों के हितों में ज़्यादा होती नज़र नहीं आई। अभी तक बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको अभी तक भी नहीं भरा गया है, क्योंकि मैं लाइव हूँ, बहुत सारी ऐसे पब्लिक भी देख रही होगी जिसका फिजियोथेरेपी काउंसिल से शायद ज़्यादा वास्ता ना हो, तो मैं अपने ऐसे लूप होल्स यहाँ नहीं गिनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अपना ही प्रोफेशन है, मेरी अपनी ही काउंसिल है, मेरे अपने ही लोग हैं। लेकिन हाँ, मैं ऐसी चीज़ें ज़रूर गिनवाना चाहूँगा, और वो गिनवा भी रहा हूँ, जो मेरे प्रोफेशन की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अब क्या किया जाए? तो जवाब इसका सीधा है दोस्तों, सरकार ने ओपन सजेशंस आपसे इनवाइट ही नहीं किए, आपसे सजेशंस मांगे ही नहीं गए। हम लोगों से मांगे गए थे, हमारे सुने नहीं गए। तो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जा रहा है कि 31 मार्च तक आप बस रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो फाइन भरने के लिए तैयार रहें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको कमाल की बताऊंगा। हमें मेल पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट्स के लिए भी है और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है। अब आप सोचना, एक ही फॉर्म बनाया गया है जो मेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों लोग, चाहे वो स्टूडेंट हैं या वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दोनों उसको फिल करें। लेकिन उसके सवाल आप सुनेंगे तो बड़े हैरान होंगे। उसमें पूछा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन कब हुआ, 12th कब पास किया, फिजियोथेरेपी कॉलेज कौन सा अटेंड किया, यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो हैरानी की बात है कि ये चीज़ें इंडिविजुअल से पूछी जाएं तो बड़ा अच्छा है, वो बताएगा, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से इनका क्या वास्ता है। तो जाहिर सी बात है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए एक सेपरेट फॉर्म होना चाहिए था, बट मेल की लैंग्वेज में ऐसी कोई सेंस नहीं लगी, नहीं समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक ही फॉर्म है, दोनों के लिए है। दूसरा, इसमें यह भी कहा गया कि जिन लोगों को वो 6 मंथ से अबव हो गया इंटर्नशिप किए हुए, वो कोर्ट से एक एफिडेविट देंगे कि डिले हुआ है उनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ एक चीज़ और भी है,
हम सबको पता है कि काउंसिल लेट बनी है, तो डिले हमारी तरफ से तो है ही नहीं, हम तो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे में एफिडेविट लिया जाना कि डिले हुआ, किस बात का यहाँ क्या लॉजिक है? क्योंकि काउंसिल अब आई है, डिले कहाँ हुआ? डिले तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, बट जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्या उनसे वो एफिडेविट लिया जाना चाहिए इस किस्म का? चलिए, जो भी उनकी विचारधारा रही होगी, ज़्यादा डिटेल में मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत कुछ होता है इनमें। एक महान शख्सियत सर चौधरी छोटूराम, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने भी कई बार कई मंचों से उसको दोहराया है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं करती। और बड़ी ही अच्छी बात थी उनकी। अगर हमें किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करना है, विरोध करना है, तो हमें लंबे इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, शायद नेटवर्क स्लो था, इस वजह से शायद बीच में एक बार कनेक्शन कि वहाँ कुछ सही या कुछ गलत नज़र आए तो अपने इनपुट्स ज़रूर दें। मैंने दिए हैं मेल के थ्रू, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने फिजियोथेरेपिस्ट साथी मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने तो दोस्तों, नेटवर्क इशू है, शायद थोड़ा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ मैं तमाम चीज़ों के लास्ट में यही समअप करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में हम लोग अभी रहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर हमारा निवास है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, और लोगों की ओपिनियन मायने रखती है। तो यहाँ मैं जो हमारे रजिस्ट्रार की मेल आईडी है वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रजिस्ट्रार hscp@gmail.com, रजिस्ट्रार hscp@gmail.com। और तमाम साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि रजिस्ट्रार भी हमारे अपने ही फिजियोथेरेपी साथी हैं, हमारे बीच के ही हमारे अपने सदस्य हैं, तो कोशिश कीजिए अपने सजेशन उन तक पहुँचाइए। जितने भी बेटर सजेशन आपके माइंड में आते हैं आप वो पहुँचाइए। जिनको लगता है कि आपने क्या सजेशन शेयर किए थे, मुझसे जानना चाहता है, मैं अपने भेजे हुए सजेशन आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। आप उन सजेशंस को पढ़िए, अगर आप उनसे सहमति रखते हैं तो उन्हीं सजेशंस को आप अपने नाम से भी भेज सकते हैं, या आप अपने कोई नए सजेशन ऐड करके भेजना चाहते हैं तो वो भी भेजें, ताकि काउंसिल के रजिस्ट्रार को ये सारी चीज़ें पता चलें कि जन भावनाएँ क्या हैं, स्टेट का फिजियोथेरेपिस्ट क्या सोचता है। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, नहीं तो जिस तरीके से चल रहा है ये ज़्यादा सही तरीका तो नहीं कह सकते कि बिना किसी सजेशन, बिना किसी रिकमेंडेशन, बिना किसी डिस्कशन चीज़ें बस लाई जा रही हैं, थोपी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं उसका ये प्रोज एंड कॉन्स पे कोई ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दिल्ली में फिजियोथेरेपी काउंसिल में चुनाव प्रक्रिया थी, लेकिन फिर भी कितने साल लगे चुनाव होने में, अभी तक भी नहीं हुए हैं। नोटिफिकेशन हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। वहीं उधर तमिलनाडु में भी सेम इसी तरीके से फिजियोथेरेपी काउंसिल आई। काउंसिल आने के बाद बहुत सालों तक वो यूं ही बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चर के, बिना किसी प्रॉपर रेगुलेशंस के, एक बायस्ड से नेचर में अपना काम करती रही, और आज वहाँ स्टेट के फिजियोथेरेपिस्ट परेशान होकर उसका विरोध कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि बाद में वो समय हमारे को हरियाणा में देखने को मिले। अभी हमारी काउंसिल बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, शुरुआती फेज़ में है। हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम वहाँ अपने सजेशंस दें, अपने सुझाव दें, और उम्मीद भी करते हैं कि जो मौजूदा काउंसिल में रजिस्ट्रार बैठे हैं वो हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और उसको सरकार के समक्ष रखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार का जो मेन रोल है वो मेंबर सेक्रेटरी का है। मेंबर सेक्रेटरी का मेन रोल यही है, और वो कहीं ना कहीं हमारी ही कम्युनिटी से चुने गए हैं, चाहे भले ही नॉमिनेटेड हैं, हमने नहीं चुना है, सरकार ने चुना है, लेकिन चुना गया है। तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारी भावनाएं सरकार के समक्ष रखें और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो डिस्कशन हुआ वो वहाँ झलकना चाहिए। इसके इत्र इस तरह की बातें करना कि यूनिमसली डिसीजन, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, अनजस्टिफाइड है, अनडेमोक्रेटिक है। तो इन चीज़ों का उम्मीद करता हूँ कि हमारी काउंसिल ध्यान भी रखे और अपनी चीज़ों में सुधार भी करे
और आप तमाम साथियों से फिर से हाथ जोड़ के यही मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, बदलाव किसी एक के करने से नहीं आता। कोई सोचे कि अकेला आर.के. मुदगिल कुछ बड़ा कर लेगा, ये उसकी भूल है, वो नहीं कर सकता है। आर.के. मुदगिल कुछ जरूर कर सकता है अगर आप साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमारा मेन एजेंडा शुरू से रहा है कि प्रदेश में फिजियोथेरेपी की काउंसिल हो, एक ऐसी काउंसिल जो लोगों के भविष्य को बनाने के लिए अपना योगदान दे, न सिर्फ फीस कलेक्शन में कहीं एक दुकान बन के रह जाए। ऐसा हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मीटिंग में भी हमने इस बात पे जोर दिया था कि ये नहीं होना चाहिए। इस लाइव चैट के माध्यम से भी फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने काउंसिल के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी मेल आईडी आपके साथ शेयर की है। आप सजेशन दें, अपने कमेंट्स भेजें। किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी को कोई एग्जैक्ट वर्डिंग चाहिए, हम हेल्प करेंगे, हम मदद करेंगे। HCAP ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरीवन फॉर इन द प्रोफेशनल मैटर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनली जब मिलेंगे, बैठेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, क्योंकि लाइव चैट पे सारी चीज़ें ओपन प्लेटफॉर्म पे रखना सही भी नहीं होता। कुछ बातें घर की होती हैं, घर के अंदर ही रखी जाती हैं। बट जो प्रोफेशन की बातें होती हैं, प्रोफेशनल के हित की बातें होती हैं, वो आप तमाम लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस चीज़ में अपना योगदान देंगे, मेल भेजेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं जाएगा। सिर्फ इतना सा समय जो आप प्रोफेशन को 5 से 10 मिनट उम्मीद करता हूं आप जरूर देंगे। क्योंकि अगर हम ये भी नहीं दे सकते तो फिर जो भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, फिर सही है। फिर हम ये ब्लेम करने के लिए, इन चीज़ों के लिए ना बैठें कि गलत कर रही है काउंसिल। फिर ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे अभी भी मेरे साथी मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि काउंसिल गलत कर रही है, काउंसिल ये सही नहीं कर रही है, काउंसिल वो सही नहीं कर रही है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, काउंसिल सही करना चाहती है, काउंसिल सही करेगी, लेकिन करवाने वाले कौन हैं? आप और हम। स्टेट में एक नई काउंसिल बनी है, उससे काम किसको लेना है? आपको और हमें। सजेशन किसको देने हैं? आपको और हमें। मुझे जो बात अच्छी नहीं लगेगी तो मुझे बताना चाहिए, मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने चाहिए। आपको कोई अच्छी बात नहीं लगी, आप अपने सजेशन भेजें, तो आप सजेशन जरूर भेजें। यहां बस मैं एक अलग चीज ये कर रहा हूं कि सजेशन आपसे मांगे नहीं गए हैं। मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, रजिस्ट्रार की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, कॉमन फिजियोथेरेपिस्ट से, क्लिनिशियन से कोई सजेशन नहीं मांगे गए हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सजेशन भेजें, क्योंकि वो आपकी काउंसिल है, आपके रजिस्ट्रार हैं, आपका स्टेट है, आपका प्रोफेशन है। आप अपने सजेशन जरूर भेजें, नहीं तो आने वाले समय में इसके कुछ दूरगामी नुकसान होने वाले पहलू भी हैं, जो इस कुछ मेरी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता भी चल गया होगा। कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी हैं कि जिस तरह से हायर एजुकेशन की एनओसी का मैंने एक एग्जांपल दिया, या और भी बहुत सारी चीज़ें, या हायर एफिलिएशन फीस का, या हायर रजिस्ट्रेशन फीस का, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ बीच रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। मैंने सजेशन भेज दिए हैं, बतौर एसोसिएशन भेज दिए हैं। आप लोग भी सजेशन भेजें, बतौर कॉलेज भी भेजें, बतौर स्टूडेंट भी भेजें, बतौर प्रोफेशनल भी भेजें। इतने सजेशन भेजें कि सरकार को पता चले कि फिजियोथेरेपिस्ट अभी जिंदा है स्टेट में। आप लोगों की आवाज सरकार तक तभी जाएगी। मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। अभी आप देख भी रहे हैं सड़कों पर क्या हो रहा है। मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, सच बताऊं तो मैं जिस विषय में ज्यादा नहीं जानता वहां चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज तक भी ये नहीं पता कि 3 जो कृषि बिल हमारे बीच आए हैं वो कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। मैंने उनको नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करता। पर एक चीज सीखने की है, क्या कि लोग विरोध कर रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, और यही एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास तो आवाज बुलंद करने का और भी सशक्त माध्यम है। थ्रू द मेल यू कैन रेज योर इश्यूज, थ्रू द मेल यू कैन सेंड योर सजेशंस। जितने नंबर ऑफ सजेशंस आपके पास, ज्यादा से ज्यादा आप काउंसिल को भेजेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं काउंसिल को भी अपना ये जो निर्णय है इसको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपिस्टों के हकों में कुछ नए बदलाव करने पड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, अपनी आवाज खुद बनेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। और किसी को भी सजेशन या कमेंट्स भेजने में
कोई भी दिक्कत आए और भेजना चाहता है मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। 9416632667 ये मेरा नंबर है। जिन साथियों के पास नहीं है वो सेव कर लें। डॉक्टर R.K. मुदगिल, प्रेसिडेंट, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। क्योंकि ये मुद्दा हम सब का है, किसी एक का नहीं है। अभी भी समय है, हमें संभलना होगा। वक्त है, अब भी संभल जाओ यारो, क्योंकि इसके बाद में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। जो बीच में हमारे बीच में कुछ 5-7 लोग ऐसे हैं जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा, बाद में सब हो जाएगा। सर, बाद में कुछ नहीं होता है। बाद में सिवाय दुर्गामी परिणाम होते हैं। एक तड़प होती है कि उस वक्त अगर हमने सही समय पर आवाज़ उठाई होती तो शायद ये हो जाता। तो ऐसा है दोस्तों, अब जिम्मेवारी आपकी है। समय समय पर तमाम जानकारियों के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। जितनी नई चीज़ें हमें पता चलेंगी, खासकर तब तक जब तक काउंसिल हमें मीटिंग्स में बुलाएगी। अगर बुलाएगी तो हम आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। ये हो सकता है मेरी आज की इस वीडियो के बाद कुछ इस तरह का सिचुएशन भी आ जाए कि मुझे आने वाली किसी मीटिंग में ना बुलाया जाए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो देखेंगे। लेकिन अगर मीटिंग में गए तो जो भी बात हक की है, फिजियोथेरेपिस्टों के हितों की है, वो उठाई जाएगी और उम्मीद करेंगे कि सरकार उसको सुने। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हैं और डेमोक्रेसी में हमारा पूरा विश्वास है। तो इन तमाम तरीक़ों से सरकार को जगाने की कोशिश कीजिए। मेल भेजिए, आवाज़ उठाइए, ऑब्जेक्शन भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों। किसी को इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।